बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 1 के अकाउंटिंग के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था, कमेंट सेक्शन में भी रब्ता किया था, व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के कि हमें एडीसी पार्ट 1 का जो अकाउंटिंग का पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था, मुश्किल था। तो हमारे लिए एक वीडियो बनाए जिसमें आप उस सोल्यूशन को डिस्कस करें और हमारे साथ शेयर भी करें। आज की ये वीडियो एडीसी पार्ट 1 के अकाउंटिंग का जो पेपर हो चुका है उसके हवाले से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उस पेपर को, और जो सोल्यूशन है वो ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बल्कि आपके साथ उसका पीडीएफ लिंक भी शेयर करूंगा। अगर आप वो सॉल्व डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पेपर अटैम्प्ट किया है वो आपने कितना अच्छा अटैम्प्ट किया है, उसमें जो क्वेश्चंस आपने किए क्या वो सही है या उनमें आपने मिस्टेक्स की हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे इस चैनल पे तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एडीसी पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स हो या पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स हो। तो जो रिमेनिंग पेपर आपके रह गए हैं उसके लिए आप हमारे इस चैनल को की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं गेस्ट पेपर्स की, और जो कि मैंने अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिनके लिंक्स डाल दिए हैं मैंने। जो आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं, उन गेस्ट पेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अपने पेपर की तरफ चलते हैं। आपके पास अगर पेपर मौजूद है तो आप वो निकाल लें अपने पास। इस वीडियो को देखते हुए आप अपने सामने पेपर रखेंगे तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। अगर आपने पेपर नहीं निकाला हुआ है, आपके पास पेपर या नहीं है इस वक्त, तब भी कोई मसला नहीं है, हमारे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और यही पेपर मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया, तो वहाँ से भी इसका ये स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये पेपर था ये काफ़ी लेंथी पेपर था, आसान था लेकिन लेंथी था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे ये पेपर कर लिया था, लेकिन बहुत सारों ने नहीं भी किया था, यानी 4 सवाल किए, किसी ने 4.5 सवाल किए। तो इसकी वजह ये थी कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस थे उसमें पार्ट्स क्वेश्चंस भी थे, जैसे ए बी सी करके क्वेश्चंस भी थे, तो वो सारे करने थे ताकि वो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। तो 5 क्वेश्चंस करने थे। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन है, तो उसमें 3 चीज़ें थी। नंबर 1 ट्रू फॉल्स, नंबर 2 एक्सप्लेनेशन, नंबर 3 आपको लेजर्स बनाने थे 6, और उनमें से किसी 5 के लेजर बना के आपको बैलेंस उसमें रखना था, ठीक है ना। मतलब जो बैलेंस गिवन है उनको आपने रखना था। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। तो ये आपके सामने सोल्यूशन मैंने ओपन कर दिया है, एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग एनुअल पेपर सोल्यूशन 2023। तो आप ये पहला जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल मैंने आगे नंबरिंग करके मैंने इसके आगे ट्रू फॉल्स लिखा है। तो 1 से लेकर 7 तक आप देख सकते हैं कि ट्रू फॉल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर हम इसको, मैं सिर्फ वो चीज़ें आपसे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में जो कि मुश्किल थे, जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मसला हो सकता है। तो जो ट्रू फॉल्स है उसमें मैं क्लियर कर दूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिपोर्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, ये फॉल्स है क्योंकि ये एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है। एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इनकम, ये भी गलत है, फॉल्स है, क्योंकि कैपिटल हमेशा राइट साइड पे प्लस में होता है और लेफ्ट साइड पे अगर आप इसको रखेंगे तो माइनस में होगा, जबकि यहाँ पर ये प्लस में है। इस तरीके से सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ग्रॉस इनकम, ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर 4 और नंबर 5 ट्रू है, यानी नंबर 4 क्या है, ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी सेक्शन में इसको माइनस में लिया जाता है हमेशा, इक्विटी सेक्शन में हमेशा इसको लेते हैं लेकिन माइनस में लेते हैं। परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो ठीक है, ये भी ट्रू है। लास्ट का 6 और 7 ये भी क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मांगी हुई थी आपसे 5 या 6 टर्म्स की, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन डाली हुई, आप देख सकते हैं। तमाम की 2-2, 3-3 लाइनों की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। उसके बाद नंबर सी था, आपको जनरल लेजर बनाना था, ठीक है ना। और जनरल लेजर बनाने के बाद आपको क्या करना था, उसके अंदर बैलेंसेस को रखना था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 6 में से कोई 5 करने थे, इसमें 6 के 6 मैंने डाले हुए, ये आप देख सकते हैं।
जो आपके एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट साइड पर होते हैं, जो आपकी लायबिलिटी और इनकम और ऑनर इक्विटी होती है वो क्रेडिट साइड पे होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैलेंसेस किसी के डेबिट में है और किसी के क्रेडिट में है। इसी चीज़ का तो ख्याल रखना था इसमें कि डेबिट में रखना है या क्रेडिट में रखना है। तो ये इसका सोल्यूशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का। मैं ज़्यादा इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी मौजूद थी जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ट्रायल बैलेंस एज इट इज़ ले लिया हमने, एडजस्टमेंट्स की हमने, कुछ डेबिट क्रेडिट किए, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। असल चीज़ थी इसका प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट आया 1,50,000। अगर आपका भी 1,50,000 आया है तो ये बिल्कुल ओके आपने किया है। अगर किसी का बैलेंस 1,50 नहीं आया, इसका मतलब ये है कि उसने कोई मिस्टेक की है। अब वो उसका क्वेश्चन ये होगा सर हमें नंबर कितने मिलेंगे, तो आपके कुछ नंबर कटेंगे ज़रूर, लेकिन वो ओवरऑल नहीं काटेगा, मतलब वो 3, 4, 5 नंबर काट देगा। 20 में से आपको 10, 12, 15 नंबर वो दे देगा जितना आपने ठीक किया होगा। आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, इस बात से आप बेफिक्र हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो एडजस्टिंग अच्छा, इसमें ओपनिंग एंट्रीज भी मांगी हुई थी आपसे। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग एंट्रीज हमेशा बैलेंस शीट आइटम्स की जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसेट्स को और इक्विटी, लायबिलिटी और इक्विटी को मैंने डेबिट और क्रेडिट किया, यानी जो बैलेंस शीट के आइटम्स थे वो सारे के सारे डेबिट एंड क्रेडिट किए हैं मैंने। आपने यही करना था, इसके अंदर एक ही एंट्री रिकॉर्ड करनी थी आपने। उसके बाद एडजस्टिंग पे चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन था एडजस्टमेंट के हवाले से, जिसमें 7 एडजस्टमेंट्स थी। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग रिवर्सिंग एंट्रीज़ मांगी हुई थी आपसे। तो मैंने इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई, आप देख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, इसमें एक्सप्लेनेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं, एक वीडियो मैंने 3 से 4 वीडियोस मेरी मौजूद है एडजस्टिंग एंट्रीज़ के ऊपर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप इसी चैनल की, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंटिंग लेक्चर्स प्लेलिस्ट डाली हुई है, ठीक है ना। उसमें आप एडजस्टिंग एंट्रीज़ को सर्च कर लें, देख लें, तो आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिवर्सिंग एंट्रीज़ किस किस एंट्री की बनानी थी, तो 2 एंट्रीज़ या 3 एंट्रीज़ थी जिसकी रिवर्सिंग बनानी थी, जो मैंने बनाई हुई है। 3 एंट्रीज़ थी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, ठीक है ना। ऊपर देख लेते हैं, एंट्री नंबर 1, 3 एंड 4। ये देखिए आप, ये पहली एंट्री थी, इसकी रिवर्सिंग बनाई हमने, 3 की बनाई, ठीक है, और 4 की बनाई। इसके अलावा किसी एंट्री की रिवर्सिंग नहीं बनेगी। अब इसकी क्या लॉजिक है ये मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, बहुत डिटेल में हो जाएगी बात, पूरा टॉपिक है ये तो रिवर्सिंग एंट्रीज़ का। लेकिन आपको सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप टेली कर लें कि आपने कितना सही किया है पेपर, ठीक है ना। अगर आपको मज़ीद डिटेल में किसी एंट्री को समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो आपको उसका रिस्पॉन्स इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके बाद था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सर जो क्वेश्चन पेपर में आया था ना वो टेली नहीं और था, उस क्वेश्चन में मसला था। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे कोई मसला नज़र नहीं आया। आप देख सकते हैं आपने क्या मिस्टेक किया, आप वो खुद देखें कि क्या मिस्टेक की है। ओपनिंग बैलेंस जो था ना बैंक स्टेटमेंट का वो माइनस में लेना था। अगर आपने माइनस में नहीं लिया तो ये मिस्टेक हो सकती है। अनप्रेजेंटेड चेक है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, अनक्लियर चेक, डिसऑनर चेक, ये सारी चीज़ें मैं अपने लेक्चर्स में कवर करता रहा हूँ पहले भी, और हमारी वीडियोस भी इस पर मौजूद है बैंक रिकन्सिलिएशन पे। तो आपका ये आंसर आना चाहिए 13,300। अगर ये नहीं आया है तो उसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है। और इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी आप देख सकते हैं, मैंने 2 एंट्रीज़ यहाँ बनाई हैं। कुछ लोग एक एंट्री बनाते हैं, कुछ लोग हर एक की अलग अलग एंट्री बनाते हैं, मतलब अकाउंट रिसीवेबल की अलग बनाएंगे, मार्कअप इनकम की अलग बनाएंगे, तो 5-6 एंट्रीज़ बनाते हैं, तो वो भी ठीक है। ओवरऑल ये एंट्री आप देख सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, और अलग अलग एंट्रीज़ भी 5 से 6 करके बना सकते हैं। यानी कंपाउंड एंट्री की जगह डबल एंट्री अगर आप बनाना जाएंगे तो तब कम से कम भी आपकी 5 एंट्रीज़ बनेंगी। अगर आप कंपाउंड एंट्री बनाएंगे तो 1 एंट्री भी बन सकती है इसकी, और 2 एंट्रीज़ भी बन सकती है। मैंने 2 एंट्रीज़ बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए बात। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें 2 पार्ट थे। पहला में आपको इन्वेंट्री कार्ड बनाना था, दूसरे में आपको फीफो मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम करनी थी। पहला वाला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, जिसमें हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, फीफो मेथड से, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड बैलेंस। और उसके बाद जो उसकी जर्नल भी मांगी हुई थी। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके जर्नल भी बनाया है, यानी ए पार्ट का जर्नल भी बनाया है हमने।
उसके बाद अगर फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया। वैसे ये क्वेश्चन 20 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये 10 नंबर का रखा है और बी पार्ट भी दे दिया साथ में। बी पार्ट में आपने क्या करना था, बी पार्ट में आपको फीफो मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी और उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करनी थी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या किया है, अबे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था ना, ये थोड़ा समझाने वाली चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था, तो हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट था उसको यूज़ किया, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास एंडिंग यूनिट्स है 2500, तो उसकी जो फीफो मेथड है वो कहता है कि लास्ट परचेजेस आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होती है। तो हमने लास्ट परचेजेस लिए 2500 यूनिट्स की, ठीक है ना। लास्ट परचेजेस थी हमारी 3500 यूनिट्स की, तो हमने 2500 यूनिट की ले ली उसमें से ना, जो हमें रिक्वायर्ड थी, और उसकी कॉस्ट ले ली 30,000 रुपये आ रही है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिवर्स स्टेटमेंट यूज़ होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग इन्वेंट्री प्लस करेंगे, फिर टोटल परचेजेस माइनस करेंगे तो हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, फिर उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन था 6 जो था, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल था, ठीक है ना। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में सबसे पहले 3 कंपनीज दी हुई हैं, तीनों के अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस दिए हुए, उनके बैड डेट्स के रेट दिए हुए, उनका बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और दो ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है। बैड डेट्स कैलकुलेट करना है, एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद कंपनी जी की जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने, आप देख सकते हैं, कंपनी एक्स का बैड डेट्स कैलकुलेट किया है 3% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। 3% निकालने के बाद हमने जो बैड डेट्स का ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस मौजूद था अनएडजस्टेड 20,000 का, उसमें रिटर्न ऑफ माइनस कर दिया, क्योंकि रिटर्न ऑफ हमेशा बैड डेट्स के बैलेंस को कम करता है। तो ये 16,000 का रह गया, आप सवाल में देख सकते हैं 20,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 4,000 का रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर था, तो ये 16,000 का ऑलरेडी अवेलेबल बैलेंस था। तो उसका डिफरेंस हमने ले लिया 18,000 से, तो 2,000 का बैड डेट्स आ गया, और उसकी हमने जर्नल में एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली। कंपनी वाई का भी सेम यही किया, हमने सेम प्रोसीजर किया और एंट्री रिकॉर्ड कर ली। कंपनी जेड में क्या था, कंपनी जेड में बेसिकली, अच्छा ये कंपनी वाई नहीं है, ये कंपनी जेड है, ठीक है ना। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने वाई लिखा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट वाई, ठीक है ना, दिस इज़ जेड। तो इसको अपने पास ठीक कर लीजिएगा, अगर आप इसको अपने पास लिख रहे हैं तो इसको ठीक करना, ये कंपनी जेड है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कंपनी जेड जो है उसने क्या किया, बेसिकली उसने 2 ट्रांजेक्शन की थी, एक तो उसने की थी रिटर्न ऑफ की, ठीक है ना, और दूसरी उसने की थी रिकवरी की। तो रिकवरी वाला अमाउंट प्लस होगा और रिटर्न ऑफ वाला अमाउंट माइनस होगा, जो ओपनिंग बैलेंस था और बैड डेट्स का उसमें। तो ये माइनस में आ रहा है बैड डेट्स एक्सपेंस, क्योंकि 28,000 रुपये का बैलेंस हमारे पास आ रहा है, जबकि हमें चाहिए तकरीबन 20,000 चाहिए ना हमें। ये देखें आप, ये 20,000 का बैलेंस रिक्वायर्ड है हमें, जबकि हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस आ रहा है 28,000। तो 8,000 का नेगेटिव बैड डेट्स आ रहा है। जब नेगेटिव बैड डेट्स आते हैं तो उसकी हमेशा एंट्री क्या होती है, ये एंट्री होती है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। और ये 2 ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज़ हैं, एक तो रिटर्न ऑफ की एंट्री है और दूसरी रिकवर्ड अमाउंट की एंट्री। तो रिकवर्ड अमाउंट में 2 एंट्रीज बनती है, एक तो अमाउंट को रीओपन करते हैं अकाउंट रिसीवेबल को, और उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने कलेक्शन की एंट्री नहीं की है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाली एंट्री तो आपको करनी थी, ठीक है ना। 3B की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, अच्छा 6 का बी अभी रहता है हमारा ना। 6B में क्या था, 50 कस्टमर्स का अकाउंट रिसीवेबल है 2 लाख। एक कस्टमर है उसमें से जिसका 20,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी माइनस में बैलेंस आ रहा है। गिव द रीज़न वाई अ कस्टमर्स लेजर अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जब वो पेमेंट आपको ज़्यादा कर देता है, ओवर पेमेंट कर देता है, तो उसका अकाउंट रिसीवेबल अक्सर क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है ना उसकी, तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। फिर हम उसको ठीक करने के लिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से उस एंट्री को रेक्टिफाई करते हैं। तो ये तो पहले का जवाब हो गया। दूसरा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ 49 कस्टमर। तो आपने क्या करना है, इस 20,000 को अकाउंट रिसीवेबल के अंदर वापस लेना है आपने, ठीक है ना, डेबिट करना है। जब आप इसको डेबिट करेंगे तो इस कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल 0 हो जाएगा, तो 49 कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल रिमेनिंग रह जाएगा, यानी 2,20,000।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने ऐड किया है। फिर एडजस्टिंग एंट्री उन्होंने मांगी हुई थी, व्हाट एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड टू एडजस्ट द क्रेडिट बैलेंस। इसी के एडजस्टिंग एंट्री या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। फिर पार्शियल बैलेंस शीट का उन्होंने कहा था, पार्शियल बैलेंस शीट के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल चाहिए होता है और बैड डेट्स। बैड डेट्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है ना, इस बी में तो बैड डेट्स का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ, वरना वो माइनस कर देते। तो बस यही हमारी बुक वैल्यू यही आएगी जो कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। वैसे बैड डेट्स नॉर्मली होता है क्वेश्चन में, इसमें नहीं था। फिर कह रहा है कि जनरल एंट्री बनाया अगर 25,000 की आपने उसी कस्टमर को सेल किए जिसका क्रेडिट बैलेंस था, तो ये एंट्री हमने बनाई है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 20,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 5,000 से अकाउंट, क्योंकि 20,000 तो उसका वो एडवांस था जो हमने लिया हुआ था। जब हम 25,000 रुपये का माल देंगे तो 20,000 तो वहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, 5,000 हमने उससे और लेने इन फ्यूचर, ठीक है ना। और सेल हमने की है 25,000 की। इस एंट्री में हो सकता है किसी ने मिस्टेक की है, तो अगर किसी ने मिस्टेक की है तो वो यहाँ से देख ले, जिसने सही किया तो उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहूँगा मैं कि उसने ये एंट्री बना दी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 था डेप्रिसिएशन का, थोड़ा लेंथी था ये भी। इसका एम है आइडेंटिफाई करना था कि कैपेक्स कौन सा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो मैंने सीरियल नंबर के आगे डाल दिया है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ से आप इसको टेली कर सकते हैं। आपको अगर कोई समझ में ना आए इसमें से कोई पॉइंट, या आपको कन्फ्यूजन हो कि सर ये रेवेन्यू नहीं है ये कैपिटल लग रहा है मुझे, या ये कैपिटल नहीं है रेवेन्यू लग रहा है मुझे, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है ना। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा क्योंकि ये पूरा टॉपिक है, तो फिर इतनी लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उसका बी पार्ट था, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई मशीन आपने जो ना 3 लाख रुपए की बाई की थी और 10 ईयर्स उसकी लाइफ थी, 25,000 रुपये उसकी सैलवेज वैल्यू थी, 5 साल के बाद आपने डिस्पोज कर दी। तो दो केसेस हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है और सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ठीक है ना। यही 5 साल का यही होगा, हर साल यही डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपने मशीन को बेचा 62,500 में ना, तो आपने कॉस्ट ऑफ मशीन उठाई, 5 साल का डेप्रिसिएशन लिया, उसका माइनस किया और सेल जो आपने की है उसकी वो माइनस की, तो आपके पास आ रहा है लॉस ऑन सेल। फिर आपने उसकी जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ये एंट्री आपको ज़रूर आती होगी, आपने सवाल अगर किया है तो, और ये आप टॉपिक आपने अगर किया हुआ है तो, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट था पोर्शन वो था सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड से, तो मैंने उसको यह फार्मूला लगा के उसका 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। आप देख सकते हैं 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद मैंने गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन किया, यानी उसकी कॉस्ट उठाई, 5 साल का डेप्रिसिएशन उठाया, बुक वैल्यू आ गई, उसमें से उसका ट्रेडिंग अलाउंस माइनस कर दिया, तो गेन या लॉस ज़ीरो आ रहा है इसमें, क्योंकि ना ट्रेडिंग अलाउंस, जब ये बुक वैल्यू और ट्रेडिंग अलाउंस बराबर होते तो गेन या लॉस नहीं होता। कैश पेमेंट भी कैलकुलेट कर दी जो कि हमने इसको एक्सेस पे की है सेलर को। उसके बाद हमने इसकी जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर दी, आप देख सकते हैं ये वाली एंट्री। तो ये आपको उम्मीद है कि आती होगी, आपने ये क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किया है तो आपने ज़रूर इसको सही किया होगा। आखिरी क्वेश्चन पार्टनरशिप, जिसको मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता, देखें क्योंकि फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस आता ही नहीं है पेपर में। मैंने ये कहा था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें पेपर से पहले वाली, मैंने कहा था कि पार्टनरशिप को करना ही नहीं आप लोग। क्यों? एडमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आते हैं, लोग वही कर रहे होते हैं, और अगर वो नहीं आया कोई और आ गया फिर क्या करोगे। 5 चैप्टर्स हैं, 5 में से कौन सा एक आएगा हमें नहीं पता। यहाँ पर एक नहीं 2 आ गए, और वो भी वो जो कि पेपर में आते ही नहीं है, 10 साल में एक मरतबा आते हैं। बहरहाल मैंने इसका सोल्यूशन तो कर लिया है। पहला जो क्वेश्चन था वो था फॉर्मेशन का, आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी थी जर्नल में 3 पार्टनर्स की, और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी थी। मैंने पहले कैलकुलेट किया तीनों का कैपिटल रेशो के हिसाब से, फिर मैंने जर्नल में तीनों की इन्वेस्टमेंट की एंट्री रिकॉर्ड की, आप देख सकते हैं, फिर मैंने बैलेंस शीट बना ली उसी एंट्री की मदद से, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, वैसे आसान क्वेश्चन था ये, जिसको आता होगा उसने किया होगा। जो सेकंड पार्ट था बी, उसमें क्या था, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी थी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आप देख सकते हैं मैंने बनाई है, ये सेकंड ईयर में भी आपने सीखी होगी, हो सकता है कि बीकॉम या एडीसी में भी आपने सीखी हो। फिर मैंने क्या किया, इसकी एंट्री एक रिकॉर्ड कर दी सिंपल सी। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंटिंग सोल्यूशन फाइल के नाम से ये फ़ाइल मौजूद है, आप उसे डाउनलोड कर लें और उसको देख लें, समझ लें। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो थी बीकॉम पार्ट 2 की, यानी एडीसी पार्ट 2 की, उसका भी कॉस्ट में सोल्यूशन डाल चुका हूँ, और इंशाल्लाह स्टेट्स का भी डालूंगा, और इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग का भी डालूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तमाम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।